चलिए गुड मॉर्निंग और ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे उस सेक्शन को हम लोग देखे थे भाग 5 आपका पिछले क्लास में चल रहा और भाग 5 में जैसे जैसे पढ़ेंगे सेम वैसे वैसे ही भाग 6 हो जाएगा। केवल अंतर होगा कि यहाँ आप केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सब लगभग चीजें आपको वही का वही रहता है, थोड़ी बहुत स्थितियां होती है, बाकी आप खुद उसमें अपने से इधर अगर सही है तो इधर आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ संसद चलेगा, यहाँ विधानमंडल चलेगा। संसद में 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ भी 2 होंगे, विधानसभा विधान परिषद। यहाँ जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे, यहाँ विधानसभा निम्न सदन होगा। राज्यसभा उच्च सदन कहेंगे, यहाँ विधान परिषद उच्च सदन होगा। सब लगभग चीजें आपको सेम कैरी होता है। तो आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सभी पढ़ चुके थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री मंडल पूरे प्रधानमंत्री ये सभी की जानकारी आपको पिछले क्लास में दी जा चुकी है। आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, पार्लियामेंट, संसद। और संसद का क्लास आज शुरू होगा, तो जरा ध्यान से सब लोग अब समझेंगे। आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप सभी से होगा कि पूरे ध्यान दीजिए। एक बार यहाँ से प्रश्न एक निश्चित रूप से बनेंगे और थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं तो आपका स्टेप क्लियर होगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे ऊपर प्रथम नागरिक है। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति का भी अध्ययन कर चुके थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में हम लोग देखे थे कि उनके निर्वाचन में एक बहुत बेसिक अंतर था कि दोनों का ही एक ही प्रकार का था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सब वही था। लेकिन राष्ट्रपति में हम लोग देखे थे लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और राज्य विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते थे। और उपराष्ट्रपति में आप देख चुके थे कि इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी मनोनीत भी। राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। दूसरा बेसिक अंतर था, विधानसभा के सदस्य केवल राष्ट्रपति में वोटिंग करते हैं, उपराष्ट्रपति में वोटिंग नहीं करते हैं। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन सुनना है आपको, संसद, पार्लियामेंट। और यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके रहेंगे। तो देखिए संसद पार्लियामेंट के बारे में हम लोग तेजी में सुने। पार्लियामेंट हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक पार्लियामेंट का पूरा वर्णन किया गया। इस अनुच्छेद में 79 से 122 तक बताया गया है कि पार्लियामेंट का गठन, संसद का गठन किसके किसके मिलने से होगा, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी अवधि क्या होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको कितनी शक्ति प्रदान की गई है, ये सभी यहां से यहां वर्णन किया गया। तो ज्यादातर अनुच्छेद किसमें क्या कहा गया है, ये तो प्रश्न कम रहेंगे। हम अभी प्रयास मुख्य रूप से करेंगे, मुख्य बात आपको पूरा का पूरा समझा दें। अनुच्छेद 79 में ही संसद के गठन की बात की गई। हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि संसद के 3 अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग है हमारा राष्ट्रपति, दूसरे अंग है हमारे लोकसभा और तीसरे अंग है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों के मिलाकर के जिसका निर्माण होता है उसी को हम लोग संसद कहते हैं। यानी संसद का शीर्ष है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलाकर के जो बनता है उसका नाम संसद। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही वह बैठक में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कभी कभी पूछेगा कि संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति न तो लोकसभा के सदस्य है न राज्यसभा के सदस्य है। राष्ट्रपति किसी बैठक में भी भाग नहीं लेते। फिर राष्ट्रपति को संसद का अंग सिर्फ एक काम के लिए बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वह विधेयक तब तक विधि नियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाता। यानी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक को पारित करेंगे और वो तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के साथ साथ अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। और इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों को हम लोग संसद के 3 अंग मानते हैं। अब हम आपको बहुत ही साइंटिफिक ढंग से एक जगह कर दिए हैं जिससे आपको बहुत ही सुविधा होगा और पूरी बात अभी एकदम फटाफट सुनोगे, दिमाग में संसद बैठ जाएगा। हमने जान के एक प्रॉपर्टीज का एक कॉलम बना दिया, लोकसभा का एक कॉलम बना दिया, राज्यसभा का एक कॉलम बना दिया। एक ही पेज में सारे प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग इसमें बेसिक बात सुनते हैं और ये पहला सबसे बेसिक बात हम लोग देखें, जो अन्य नाम है इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में सेट करना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा को उच्चला सदन, ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं, यह उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा पहला सदन है और राज्यसभा दूसरा सदन है। राज्यसभा का गठन कब हुआ, कभी कभी ये भी आएगा, तो भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन स्थापना 1952 में हुआ।
यहाँ पे अब महत्वपूर्ण चीज आपको समझाए, थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट भी पकड़ते जाएंगे, सुनिए जरा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो जनता होती है वो डायरेक्ट रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के सदस्य एमपी साहब जिनको चुनती है वे हमारे लोकसभा में बैठते हैं, और लोकसभा में जनता जिनको चुनती है वो डायरेक्ट बैठते हैं, इसीलिए लोकसभा को पहला सदन कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे, जो हमारे राज्य के प्रतिनिधि हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, वो जिनको चुनते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसको दूसरा सदन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पहला सदन कहने का सेंस है भारत मुख्य रूप से जनता के द्वारा स्थापित डेमोक्रेसी का देश है, और जनता जिनको चुन रही है वे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जहां है वह हमारा पहला सदन है। विधानसभा या हर संघ जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश है उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो चुने जाते हैं वो जहां बैठते हैं वो राज्यसभा है, इसीलिए इसे दूसरा सदन कहते हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब इसको निम्न क्यों बोले, इसको उच्च क्यों बोले? इसका सबसे बड़ा रीजन है राज्यसभा को कभी हम भंग नहीं कर सकते, ये कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 5 वर्षों में 6 वर्षों में ये खत्म हो जाएगा, तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए इसको उच्च सदन की संज्ञा दी गई। लोकसभा हो सकता है कभी किसी स्थिति में भंग रहे, राष्ट्रपति मुख्य रूप से देख रहे हैं तो उस समय कोई राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करेंगे तो लोकसभा तो भंग है, तो उसको केवल राज्यसभा भी पारित कर देगा तो काम चल जाएगा। इसीलिए बताया गया कि कभी भंग नहीं होगा, ये परमानेंट रहेगा, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। यहाँ उच्च सदन कहने का सेंस है कभी भंग नहीं होना, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते। दूसरा सभा कहने का सेंस है दूसरा सदन मतलब डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि इनको चुनते हैं, इसलिए दूसरा सदन। तो आपको कभी भी उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा, पहला सदन, लोकसभा, दूसरा सदन, राज्यसभा। राज्यसभा की पहली बार स्थापना 1952। इसी से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा में संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि एमपी के इलेक्शन में जनता डायरेक्ट सीधे वोट करती है। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में जनता सीधे वोट नहीं करती है, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के जो होंगे सदस्य वो लोग के द्वारा वोटिंग होता है, और ये भी उसी प्रकार से आनुपातिक है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां से राज्यसभा के सदस्य ज्यादा होंगे। और इसी कारण से हर राज्यों के राज्यसभा के सीट का वर्णन हम पहले अनुसूची में ही पढ़ चुके हैं, हमारे संविधान की 4वीं अनुसूची में। राज्य और संघ क्षेत्र से राज्यसभा में जो सीट है उसका विवरण दिया गया है। तो ये तो हम लोग देख लिए प्रतिनिधित्व की बात। सबसे इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है, अवधि क्या होगा? अवधि क्या होगा? तो लोकसभा की अवधि जो सदस्य चुने जाते हैं उनका 5 साल का है, लेकिन बीच में भी ये लोकसभा भंग किए जा सकते हैं। ये 5 साल के लिए एमपी रहेंगे, ये पक्का नहीं है। हो सकता है कि इलेक्शन हो, बहुमत किसी को ना हो, गठबंधन की सरकार बने, 1 साल बाद ही सरकार गिर जाए, अगला कोई गठबंधन नहीं बना रहा है तो फिर से चुनाव होगा, तो उस लोकसभा की अवधि 1 साल भी रह गया, 1 दिन भी रह सकता है। यानी लोकसभा के सदस्य के लिए अधिकतम अवधि 5 साल है, 1 साल से कम भी हो सकता है। हाँ, अगर देश में युद्ध चल रहा है, सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, आपदा की स्थिति है, तो आपातकाल में एक बार में 1 साल तक ये लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, दूसरी बार भी बढ़ाया जा सकता है 6 माह तक। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक इसको नहीं बढ़ा सकते। यानी विशेष स्थिति में 5 से 6, 6.5 हो सकता है। वो कब इमरजेंसी होगा तब 1975 में ऐसा हुआ। 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी हेड बनी थी और 75 में इमरजेंसी लगाई। 71 में हेड बनने के बाद 76 में चुनाव था, लेकिन उन्होंने इसी का यूज करते हुए कार्यकाल बढ़ाया और 77 में चुनाव हुआ। तो इसीलिए अवधि में हम लोग देखें कि लोकसभा के सदस्य की जो है 5 साल के लिए इसकी अवधि है, कम भी हो सकता है। इमरजेंसी में एक बार में 1 साल बढ़ सकता है, इमरजेंसी समाप्त हुआ तो 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है राज्यसभा, यही मेन पूछता है। जो सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे तो राज्यसभा के सदस्य में ये उनके लिए कार्यकाल 6 साल का है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है और इसके लिए प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते चले जाएंगे।
प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटते जाएंगे और 1/3 सदस्य को आना है। ये कैसे हो गया? तो 1952 में सभी लोगों को यहाँ पर बनाया गया मेंबर, और जब 2 साल हो गया तो लॉटरी के द्वारा 1/3 सदस्य को हटा दिया गया, लॉटरी द्वारा हटा दिया गया, और फिर उनके जगह नया चुन के लाया गया। तो फिर रोटेशन में जब वो चलने लगा, तो रोटेशन में चलने लगा तो आज हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि पहली बार हम लोग लॉटरी से हटाए, अब तो ऑटोमेटिक किसी न किसी का पूरा होगा, और इसके कारण हम लोग अब प्रत्येक 2 साल में जब 1/3 हटते हैं तो इसको चुन करके हम लोग भेजते हैं। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता राज्यसभा में कि एक ही दिन सभी सदस्य का 6 साल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, ये एक अस्थायी संस्था है, ये बिल्कुल दिमाग में आपका बैठना चाहिए। अगला यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बैठता है सदस्यों की संख्या। इसमें दोनों बात पूछता है, अधिकतम सदस्य, वर्तमान सदस्य। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें 543 के लिए चुनाव होता है, और उस 543 में 530 राज्य में चुनाव करके एमपी चुने जाते हैं, और 13 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करके वहां पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन भारतीय जो विदेश में है, एंग्लो इंडियन का अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, इलेक्शन में नहीं जीते, तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ये भी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है, हो सकता है आगे भी बढ़े, नहीं तो ये 2 हट भी सकते हैं। ये प्रावधान सिर्फ तब के लिए है जब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन वहां पे पर्याप्त नहीं मिलता है। तो देखिए यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताओ लोकसभा में राज्यों के द्वारा कितने सदस्य का अभी चुनाव होता है? 530। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कितने सदस्य का चयन होता है? 13। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। इसमें किसी खंड से प्रश्न आ सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा की जब बात चलती है तो राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ये 245 सदस्य में 229 सदस्य राज्यों के द्वारा हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हैं, और 12 इसमें एंग्लो इंडियन नहीं है। एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया वैसा इंडियन जो विदेश में है, जिनका मूल उधर है, इंडियन है लेकिन उधर उनका भी सिस्टम चल रहा है। वैसे रिप्रेजेंटेटिव जो विदेशों में भारतीय है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हो, वो भी अपना अनुभव देंगे और वे अच्छा यहाँ पे अनुभव दे सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन 2 दिया गया। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन नहीं है, ये भारतीय हैं जो भारत में ही रहते हैं, और वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ये किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सचिन तेंदुलकर को देखिए जो है चुना गया, तो ये किसी भी क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा। यानी आपको क्वेश्चन आएगा राज्यसभा में राज्य के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 229 टिक लगाइएगा। यहाँ पे लड़के सिर्फ 245 रखे रहते हैं, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव 229, केंद्र शासित प्रदेश के 4, 12 मनोनीत, कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 245, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं। तो यहाँ सदस्य से भी बहुत बार प्रश्न रहता है। अब अगला नंबर बहुत आसान सेक्शन है, सदस्य बनने की योग्यता। तो आपको ध्यान रखना है सदस्य बनने की योग्यता के लिए, चूंकि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, वहां पे विशेषज्ञों की जमावड़ा किए गए हैं ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। लोकसभा के बाद राज्यसभा भी उसको पढ़े, पारित करे, वहां विशेषज्ञ लोग का पैनल है। इसीलिए राज्यसभा में ज्यादा उम्र के लोगों को हम लोग लेते हैं, और इसीलिए इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25, यानी कम से कम 25 साल अगर आयु पूरा करते हैं, भारतीय हैं,
किसी भी लाभ के पद पर नहीं है, मतलब नौकरी सरकारी गवर्नमेंट में केंद्र या राज्य के अंतर्गत नहीं कर रहे हैं, अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा नहीं हुई है, हाँ डकैती किए हैं, चोरी किए हैं, मर्डर किए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट में फैसला आ गया है और उनकी सजा 1.5 साल तक है, 2 साल से कम है एक दिन भी, और वो जेल से छूट के आए हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर सजा 2 साल या उससे अधिक हो गया तो छूटने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नया प्रावधान किया गया है, इसी के अंतर्गत लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी सजा 2 वर्ष से अधिक हो चुकी। तो जिनका सजा 2 वर्ष से ज्यादा है, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए ये विशेष प्रावधान किए गए। किसी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, बैंक से कोई कर्ज लिया है और कर्ज नहीं चुकाया, तो उसके प्रॉपर्टी को नीलामी किया जाएगा। नीलामी के बाद फिर बैंक अपना पैसा ले लिया, ये सही है। लेकिन जब नीलामी भी करने गया तो उसके पास कुछ नहीं है जिससे वो ऋण चुका सकता है, न जमीन बेचने के लिए उसके पास जमीन है, न घर है, तब बैंक कहता है कि जाने दो, मेरा जो पैसा डूबा सो डूबा। तब वो घोषित करता है कि जिस व्यक्ति को हम कर्ज दिए वो दिवालिया हो गया, दिवालिया बने एकदम बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं। तो वैसा दिवालिया व्यक्ति भी लोकसभा या राज्यसभा में नहीं चुना जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर बैंक उसको दिवालिया घोषित कर दिया है। अगर उसकी विकृत चित्त है, चित्त मन को कहते हैं, विकृत मने टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ठेठ में पागल, किसी पागल खाना का सर्टिफिकेट ले लिया है कि पहले पागल था, वो सही भी हो गया, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। विकृत मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा मन वाला व्यक्ति, पागल व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, अपराध में 2 साल से सजा पाया व्यक्ति, लाभ पद पर बैठा व्यक्ति, ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। भारतीय होना आवश्यक है और इसके लिए इसकी आयु न्यूनतम 25 साल है, अधिक से अधिक जितना हो जाए, अधिक वाला में रोक नहीं है। यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिक जितना हो जाए। तो हम लोग ये देख लिए आयु के बारे में, लोकसभा में कम आयु चुके जनता चुन रही है, चलेगा। राज्यसभा में ज्यादा आयु चुके ये उच्च सदन का सदस्य है, इसलिए इसको ज्यादा अनुभवी होना चाहिए, इसलिए 5 साल इनसे विशेष रखते हैं। तो ये उम्र भी आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे स्थान रिक्त हो सकता है? एक व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है और इलेक्शन लड़के जा रहा है और लोकसभा में जीत गया है, तो उसे अपने से एक सदस्य से इस्तीफा देना होगा। दोनों सदनों में सदस्य नहीं रह सकता। हो सकता है वह विधानमंडल का सदस्य हो। विधानमंडल का मतलब विधानसभा या विधान परिषद, राज्य में वो विधायक हो और वो एमपी का चुनाव जीत गया है, तो 14 दिन के अंदर उसको विधायक वाला पद छोड़ना होगा। अगर 14 दिन में नहीं छोड़ा, 15 दिन कर दिया, तो उसका एमपी वाला पद समाप्त हो जाएगा, वो राज्य में ही रह जाएगा। ये भी बड़ा खतरनाक है। 14 दिन के अंदर उसको राज्य विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, और ऐसे भी सब देगा भी। अब जो एमपी बन गया है पूरे देश के लिए, वो क्या जरूरत है, राज्य का रहेगा। और जब सत्र बैठक चल रही है तो लगातार बिना अनुमति के अगर वो 60 दिन अब्सेंट रहता है, 60 डेज बिना अनुमति के अगर सदन में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। मतलब सदन में जब सत्र चल रहे हैं तो आपको वहां रहना जरूरी है। अगर आप लगातार एक दिन गए फिर अब्सेंट है, चलेगा। निरंतर 60 डेज की बैठक में अगर अनुपस्थित है तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट है वेतन और भत्ते। हमारे संविधान में कहीं भी एमपी साहब लोग के पेंशन की चर्चा नहीं है। संविधान बनाने वाले नहीं सोचे थे कि लोग पेंशन लें, क्योंकि पेंशन नौकरी वाले को दी जाती है, वेतन नौकरी वाले को दी जाती है। नौकरी और सेवा 2 चीज है। सेवा किसी का कर रहा है तो उसके लिए मेवा ध्यान नहीं रखिए, पेंशन ध्यान नहीं करिए। और सेवा के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती है। आप मैट्रिक फेल हो, 8वां फेल हो, 6ठा फेल हो, मन में सेवा का भाव है तो आप सेवा करेंगे। इसलिए राजनीति को सेवा मानते हुए योग्यता नहीं रखा गया। नौकरी के लिए कि आपकी इच्छा रहने से नौकरी में आपको नहीं रखी जाएगी, इसके लिए हमें योग्यता चाहिए कि आपके अंदर इतनी योग्यता है या नहीं, और तब हम आप मैट्रिक पास, बीए पास, एमए पास, हम अलग अलग पद के लिए योग्यता निकालते हैं और योग्यता वाले लोग ही नौकरी करते हैं। और तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो योग्यताधारी हैं वे नौकरी करते हैं और इनका वेतन और पेंशन मिलता है।
जो सेवा करते हैं उनकी कोई योग्यता नहीं है, इनको वेतन पेंशन नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सेवा कर रहे हैं, ये संविधान कहता है। आज उल्टा हो गया है, नौकरी वाले लोग का पेंशन गायब हो गया है, बिना योग्यता वाले कह रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, और इधर पेंशन अपना पूरे मनपसंद जितना चाहिए पास संसद भवन में ही करना है। बाकी मुद्दे पर विरोधी खूब हल्ला करते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि हम लोग का पेमेंट बढ़ने की बात है, ध्वनि मत से पारित कर देते हैं कि एकदम निकालिए, तो सही बात है, ये तो हम ही लोग के लिए। और करते करते आज इन लोग की जो वेतन भत्ता है, वो लोग हम लोग देख लीजिए, 1 लाख रुपया हर मंथ वेतन है किसी भी एमपी साहब का, 70,000 रुपया भत्ता है, आना जाना ड्रेस कपड़ा की भत्ता है। इसके अलावे ये मत समझना कि हो गया, इसके अलावे आज भी टेलीफोन बिल, ये टेलीफोन के बाद पानी, हवाई जहाज यात्रा, अन्य तमाम तरह के भत्ते इनको मिलते हैं। 3 लाख के लगभग में एक एमपी साहब का पेमेंट मिलता है। और इसके अलावे हर साल 5 करोड़ रुपया खर्च करने को मिलता है कि आप जहां हैं वहां सांसद निधि में 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, क्षेत्र का विकास कीजिए। तो 5 करोड़ इधर हो गया सालाना, ये विकास के लिए है, क्षेत्र में परसेंटेज बना के अपना भी विकास करते रहते हैं। 1 लाख मंथली पेमेंट लेते हैं, भत्ता 70,000 के नाम में हो गया। और बिना छिपा हुआ भत्ता बहुत सारा छिपा है जो 1 लाख से ऊपर है, इसीलिए लगभग 3 लाख रुपया इन लोग का एक पूरा एक पेमेंट है, प्लस 5 करोड़ रुपया सांसद निधि है। लेकिन इधर हम लोग का सबसे स्थिति खराब कोरोना वायरस से हुआ है। कोरोना प्रकोप के कारण बहुत सारी स्थितियां हमारे देश में आर्थिक गड़बड़ हुई है, जीडीपी हमारा निगेटिव में जा रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक, हमारे देश के घर के अंदर जो काम हो रहा है वो जीडीपी। तो ये अंदर में चूंकि कई कारखाने बंद रहे, फैक्ट्री बंद रहे लॉकडाउन की अवधि में, तो उस समय उत्पादन बंद है, और बाकी क्रियाकलाप बाहर से जो आ रहा है उस तुलनात्मक में वो पिछले वर्ष से अगर कंपेरिजन करें तो निगेटिव जा रहा है। और इसके कारण एमपी साहब लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग अपने वेतन में 2 साल तक के लिए ये 30% कटौती करेंगे, ये जो बचेगा ये हम दान करेंगे जो कोरोना में लोगों को मदद करेगा। अब ये 30% कितना तेज है, इन लोग दिए हैं कि वेतन में 30% कटौती करेंगे, भत्ता शब्द गायब कर दिए। भत्ता लिख देते तब तो गड़बड़ हो जाता, बहुत ज्यादा 3 लाख में फिर कटता, 90,000 कट जाता। वेतन में 30% काटेंगे तो 1 लाख में 30,000 नहीं ले। और सांसद निधि में कोई पैसा 2 साल तक 2022 तक नहीं कोई खर्च करेंगे, नहीं मिलेगा। ये 2 चीज चला। लेकिन फिर इधर न्यूज चला कि वेतन में 30,000 कटौती किए और कुछ भत्ता में बढ़ा करके 35,000 भत्ता बढ़वा लिए। तो ये तो उन्हीं को पारित करना रहता है। वेतन भत्ते हम लोग इस रूप में देख लिए, आज की स्थिति हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब इंपॉर्टेंट देखें अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विघटन के साथ सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका पद समाप्त नहीं होता है। वे उस पद पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। नई लोकसभा के गठन के पहला बैठक में वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं और उनके द्वारा तमाम क्रियाकलाप फिर होते हैं नए स्पीकर के चुनाव के लिए, और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नए स्पीकर की चुनाव की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव की तिथि तय करते हैं। लोकसभा सदस्य के जो अध्यक्ष हैं वो सभी के हेड है, उनको बहुत विशेष पावर है, न्यायिक अधिकार भी है, किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, किसी सदस्य को बाहर भगा सकते हैं। कोई भी बैठक हुआ, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो वो उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। कोरम का मतलब होता है 1/10 सदस्य, मतलब राज्यसभा में बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्य आना होगा, लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य आना होगा, तब बैठक चलेगा। नहीं तो कोरम के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति बैठक को स्थगित कर सकते हैं। सामान्यतः अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु यदि बराबरी पे चला जाता है, 50-50 दोनों तरफ है, तो बराबर की स्थिति में वो किसी विधेयक में मत देने के अधिकार रखते हैं। उधर दूसरी ओर हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा का। लोकसभा के लिए जो अध्यक्ष सभापति है वो सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग विशेष शक्ति पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद इधर के स्टेप आपके कंप्लीट है, यहां से प्रश्न आपके बिल्कुल बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 110 की जब बात होगी तो उसमें लिखा हुआ है एक स्पेशल चीज, विधेयक दो प्रकार के हैं, सामान्य विधेयक, धन विधेयक। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, रुपया पैसा वाला मामला है, तो धन विधेयक है कि नहीं ये केवल लोकसभा अध्यक्ष तय कर सकता है। इसमें राज्यसभा का पावर लोकसभा की तुलना में बहुत कम है। तो पहला तो आपको एक अनुच्छेद ध्यान रखना है, 110 अनुच्छेद 112, ये दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बाकी बीच के अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी बीच के कार्यकलाप को आपको मेन सुनना है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और अनुच्छेद 112 बजट का वर्णन है, वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा का वर्णन है। आपको दिमाग में एकदम बैठा दे, लाइफ टाइम परमानेंट बैठ जाएगा। जब हम कहेंगे बजट तो समझना कि आय व्यय का लेखा जोखा। तुम किसी को पैसा दोगे तो तुम उसको जरूर कहोगे कि हमको एक एक करके हिसाब दो, दो हिसाब, एक एक करके हिसाब दो, एक एक करके हिसाब दो, किसी को बजट का। यानी जब भी तुमको कभी जिंदगी में पूछते कि बजट का वर्णन अनुच्छेद कितना में है, तो आप कहोगे कि समझ गए, बजट शब्द तो नहीं है अनुच्छेद में, आय व्यय का लेखा जोखा है, और आय व्यय का लेखा जोखा में एक एक करके हिसाब दो, ये ध्यान रखना। और बेरोजगारों को बिल्कुल याद रखना है कि एक एक करके जीरो, अभी धन बच रहा है, नौकरी होगा तब होगा, इसीलिए धन विधेयक कहना एक एक करके सब जीरो हो गया है। 110 धन विधेयक, 112 हमारा आय व्यय का लेखा जोखा। और इसी में इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी सुन रहे हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। और यदि वो कहता है कि यह धन विधेयक है तो यह सिर्फ लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में 14 दिन के अंदर उसको पारित करना ही करना है, नहीं भी करेंगे तो इसे पारित मान लिया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप समझने जा रहे हैं, दो तीन चीजों में लोकसभा का पावर बहुत ज्यादा है। पहला, धन विधेयक के लिए हम लोग देखें पावर लोकसभा का बहुत ज्यादा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष लेगा। अगर रुपया पैसा वाला विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा, राज्यसभा को दिया भी जाएगा तो 14 दिन के अंदर पारित कर देना है, अगर नहीं करते हैं तो पारित मान लिया जाएगा। दूसरा नंबर, अगर सामान्य विधेयक में भी लोकसभा पारित करता है, राज्यसभा पारित नहीं करता है कि ठीक नहीं है, ये तो नहीं कि 14 दिन तक ही, और सामान्य विधेयक में वो ज्यादा दिन भी रोक सकता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को दोनों के संयुक्त अधिवेशन, एक ही साथ बैठने का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो। लोकसभा का विशेष पावर जो देख रहे हैं, ये विशेष पावर क्या है, लोकसभा पारित कर दी, राज्यसभा कह रहा है कि गड़बड़ है, हम नहीं पारित करेंगे, तो राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और लोकसभा अध्यक्ष यहां पर वोटिंग करवाएंगे। इस बैठक बुलाने का मतलब है कि जो लोकसभा चाहता है वो हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, इसमें 545 सीट है, यहाँ 243 सीट ही है, तो आप ही बताओ, दोनों को एक जगह बैठा देंगे, लोकसभा में निश्चित रूप से डेफिनेटली ज्यादा मेंबर है, और दोनों को कहेंगे आप वोटिंग को, ज्यादा जिसका रहेगा वो पारित हो जाएगा, 50% +1, दोनों मिल गए, ये ऐसे ही ज्यादा है तो पारित होगी। यानी सामान्य विधेयक में अड़चन रहे, 14 दिन से ज्यादा रोके रहे और लगे कि इसमें गतिरोध है, दोनों मामला सुलझा नहीं रहे, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला देगा और जिसमें संयुक्त अधिवेशन आ गया मतलब वो पारित, क्योंकि सामान्यतः लोकसभा में सदस्य बहुमत जो होंगे वही प्रधानमंत्री होंगे और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये सबसे विशेष पावर है लोकसभा। ऐसा भी नहीं समझना कि राज्यसभा कुछ नहीं है, राज्यसभा भी हम लोग देखें, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात है तो ये राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया चालू हो सकती है। लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चालू नहीं कर सकता। राज्यसभा में जब 2/3 से पारित होगा तो तब लोकसभा में बहुमत से उसको पारित करना होगा, तब हटेगा। यानी इस मामले में राज्यसभा को ज्यादा पावर है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी सदन में, तो अक्सर राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में शुरू हो। हटाने के लिए दोनों चाहिए लेकिन शुरू क्या हो।
अगर देश में किसी प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है तो अब ये आपातकाल समाप्त करने का जो संकल्प है वो लोकसभा में ही पारित होगा। यहाँ पे लोकसभा ज्यादा है राज्यसभा से पावर रखे हुए। इमरजेंसी हटाना है, राज्यसभा कितना भी चिल्लाए नहीं हटेगा, लोकसभा पारित करेगा तो हट जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मंत्री परिषद, सब मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अगर वो मंत्रालय लिए हुए है तो वो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी मंत्री परिषद के रूप में वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि राज्यसभा का पावर कम है। लोकसभा अगर भंग है, उस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, लोकसभा भंग है, प्रधानमंत्री बहुमत नहीं जुटा पाए, खत्म हो गया, नए चुनाव की घोषणा है, उस बीच में किसी मुख्यमंत्री को भी हटाने की योजना चली, उस बीच में किसी प्रकार का आपातकाल आ गया, तो राष्ट्रपति अगर उस समय कोई राष्ट्रपति शासन लगे, आपातकाल लगे, तो उस समय लोकसभा को भंग है, राज्यसभा ही उसको अनुमोदन देता है। तो ये चीज हम लोग अभी देखे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अनुच्छेद आपका हल्का एक राउंड कर दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार लगा देंगे, वो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 79 ही संसद के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा का संगठन बताता है, इस राज्य में कैसे कैसे जनसंख्या के अनुपात में होगा और कितने सीट हो सकते हैं, लोकसभा में कितने सीट होंगे। अभी जो हम लोग चर्चा सुने वो अनुच्छेद 81 से लिया गया। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात ये पुनः समायोजन होगा, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं किस जनगणना को लेकर चल रहा है। 82 में संसद के सदनों की अवधि बताया गया। इसी में हम लोग वर्णन किए कि लोकसभा के जो सदस्य हैं 5 साल तक रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य 6 साल रहेंगे, कैसे कैसे उनको हटाया जाएगा हम लोग सुन चुके। अनुच्छेद 84 में सदस्य की योग्यता क्या है, 25 वर्ष 30 वर्ष, ये सभी चीज आपको समझा चुके। कब संसद का सत्र होगा, सत्रावसान होगा, विघटन होगा, भंग किया जाएगा, ये सभी चीज यहाँ पर हम लोग देखे। संसद में भंग का मतलब है बहुमत नहीं जुटा, राष्ट्रपति भंग कर देंगे, भंग हो गया तो फिर से इलेक्शन होगा। सत्रावसान का मतलब है एक सत्र समाप्त हो गया, अगले कुछ माह बाद फिर से सत्र शुरू होगा, तो ये सत्रावसान इसको कहते हैं। अगला राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेंगे, संदेश देंगे, उनको अधिकार है। राष्ट्रपति को विशेष संबोधन ये विशेष अवसर पर बुक किया जा सकता है। जनरली प्रधानमंत्री जो लिखवाते हैं उन्हीं को पढ़ना होता है। अगला नंबर हम लोग देखिए, सदनों के प्रति मंत्री और अटॉर्नी जनरल का जो अधिकार है उसकी चर्चा अनुच्छेद 88 में किया। नेक्स्ट हम लोग देखें, संसद के जो पदाधिकारीगण है, ये सभी पदाधिकारी जितने हैं अनुच्छेद 89 से सभापति, उपसभापति सबका वर्णन किया गया है, लेकिन प्रायः इधर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से कुछ प्रश्न आपको रहते हैं जिसको ध्यान देना होगा। अनुच्छेद जिसको स्टार लगा रहे हैं, इसमें आपको अभी हमने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 110 है। यही मुद्रा विधेयक या इसको धन विधेयक की परिभाषा, किसको धन विधेयक कहते हैं और कौन धन विधेयक घोषित कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कैसे घोषित करेगा, ये अनुच्छेद 110 है। और यही मेन यहाँ पर पूछता है अनुच्छेद 112, एक एक करके हिसाब दो, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं। तो 2 अनुच्छेद ही केवल यहाँ से अनुच्छेद के रूप में आएंगे, बाकी सिंपल जो बात सुने वहां से संसद आपके बन जाएंगे। तो ये थे पूरे संसद के सेक्शन जो आप सुने। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। आज शाम का फिर क्लास हम लोग